अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर गोइंग ओवर मोमेंट्स एंड टॉर्क। ठीक है, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। मोमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? मोमेंट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एंड इट इज गिवन बाय द फोर्स इनटू द वुप्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट हैज फ्रॉम द पिवट। ठीक है, यानी जो भी फोर्स होगी आपकी, जैसे आप देख लो यहाँ पे आपके पास एक फोर्स है, आपने क्या करना है, आपने इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है पिवट से। यू कैन सी दैट दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको अपना मोमेंट मिल जाएगा। और मोमेंट हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा? एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल इस केस में कैसे निकालेंगे हम टर्निंग इफेक्ट? ऐसा होगा, देखो, फोर्स की डायरेक्शन में मूव करोगे और अपना हाथ जो है वो पिवट के राउंड घुमाओगे यूं, तो तुम्हें डायरेक्शन मिल जाएगा। डायरेक्शन क्या आ रहा है? डायरेक्शन जो है वो आपके पास इस तरफ वाला आ रहा है, विच इज बेसिकली एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, फिर क्या है? द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अच्छा, प्रिंसिपल, आपके एएस फिजिक्स के कोर्स में बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स का याद रखिएगा, प्रिंसिपल्स के 2 से 3 मार्क होते हैं, उसमें से सम ऑफ द मार्क्स विल बी एलोकेटेड टू यू फॉर गिविंग द कंडीशन एंड देन रेस्ट विल बी एलोकेटेड फॉर द एक्चुअल प्रिंसिपल। ठीक है, हर प्रिंसिपल का कायदा यही होगा। सो सबसे पहले आप जो है वो कंडीशन दोगे इधर। सो फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम, यानी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में होने के लिए द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ठीक है, हर प्रिंसिपल ऐसे ही लिखा जाएगा। कुछ पार्ट उसका असली प्रिंसिपल होगा, जैसे ये वाला पार्ट इसका असली प्रिंसिपल है, और जो है वो कुछ पार्ट उसकी क्या होगी? कंडीशन होगी। हर प्रिंसिपल जो है वो हम आगे भी देखेंगे, हम इनको भी याद करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हर प्रिंसिपल को आपने ऐसे ही लिखना है। मैं इसको मैथमेटिकली जरा इस तरह लिखता हूँ कि सम ऑफ क्लॉकवाइज विल इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देन वी हैव सम पॉइंटर्स बिलो। उसमें से पहला क्या है? ऑलवेज टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या मतलब वो इस बात का? देखो, अगर मुझे F1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो, कैसे निकालूंगा? ये तो मुझे नजर आ रहा है कि इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? वो ये वाला होगा, राइट। वुप्स, इट विल बी दिस। ठीक है, ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, लेट्स से दिस इज D1। अच्छा, अब F2 के लिए कैसे निकलेगा? F2 के लिए देखो, तुम क्या करोगे? तुम ना जो है वो या तो ये कर सकते हो कि तुम या तो पिवट को एक्सटेंड कर लो, या तो तुम फोर्स को एक्सटेंड कर लो। ठीक है, दोनों रास्ते एग्जिस्ट करते हैं। क्या क्या रास्ते हैं? देखो, सबसे पहला पिवट वाला रास्ता बता रहा हूं, पिवट को एक्सटेंड करने वाला। देखो, पिवट पे तुम एक ऐसी लाइन बना लो जो F2 की जैसी है, यानी F2 इज हॉरिजॉन्टल, तो तुम पिवट पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो यूं बना लो, इमेजिनरी। उससे क्या मिल जाएगा? अब तुम्हें मिल जाएगा, अब तुम F2 से उस इमेजिनरी लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, वो तुम लोग को नजर आ रहा है, वो ये रहा। सो फॉर F2 आई विल हैव टू टेक दिस डिस्टेंस D2। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वरना आप कैसे कर सकते हो? वरना आप ऐसे कर सकते हो, आप अपनी जो है वो फोर्स उसको एक्सटेंड कर लो, और फिर ये देख लो कि पिवट और उसके बीच में क्या आ रहा है? डिस्टेंस, राइट। तो दोनों तरीके आपके से एग्जिस्ट करते हैं, या तो आप फोर्स को एक्सटेंड कर लो, या फिर आप पिवट की लाइन को, पिवट के ऊपर एक लाइन बना दो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और फिर जो है वो उन दोनों के बीच में जहां पे भी आपके पास शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, आप वो ले लो। ठीक है, तो बोथ मेथड्स आई हैव डिस्कस्ड विद यू। ठीक है, अभी और प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देन नंबर 3 क्या है? सॉरी, नंबर 2 क्या है? द फोर्सेस दैट पास थ्रू द पिवट हैव नो मोमेंट। ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो है वो कुछ फिर बातें लिखी हुई है रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ द पिवट, वो कैसे चूज होती है। तो अगर आपको एग्जामिनर ने पिवट की डायरेक्शन नहीं बताई हुई हो, तो या तो आप पिवट कहाँ रख दें? अननोन फोर्सेस की प्लेस पे, या फिर आप वहां पे रख दें जहां से मोस्ट ऑफ दी फोर्सेस क्या कर रही हैं? पास थ्रू कर रही हैं, राइट। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। ऑल फोर्सेज आर मार्क्ड बिलो ऑन द रॉड, कैलकुलेट दी नेट मोमेंट। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को नेट मोमेंट नहीं निकालना आता। नेट मोमेंट निकालना बहुत आसान होता है। नेट मोमेंट निकालने के लिए आप क्या करते हो? आप सिंपली जो है वो एक कन्वेंशन बना दो, जैसे हम फोर्सेज के लिए लेते हैं ना भाई, अगर मुझे नेट फोर्स निकालनी है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो अपवर्ड्स को पॉजिटिव बोल दिया, डाउनवर्ड ऑटोमेटिक नेगेटिव हो गया। इधर भी आप एक कन्वेंशन बना लो। सपोज हम कह रहे थे कि मैं जो हूँ वो पॉजिटिव बोलूंगा क्लॉकवाइज को, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से आपको जो है वो क्या करनी पड़ेगी? एक कन्वेंशन बनानी पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पे मोमेंट कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपका पिवट कहाँ है? पिवट ये रहा। तो वो फोर्सेस जो पिवट में से पास थ्रू कर रही हैं, जैसे 20 न्यूटन और 5 न्यूटन वाली, इन दोनों का कोई भी मोमेंट नहीं होगा, ये तो खत्म हो गई। ठीक है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। अच्छा, फिर ये 17.32 न्यूटन वाली देखो, ये भी पिवट में से पास थ्रू कर रही है, इसका भी कोई मोमेंट नहीं होगा। तो मोमेंट किसका होगा? एक इस 5 न्यूटन वाली का होगा, और एक इस 20 न्यूटन वाली का होगा। अच्छा, 20 न्यूटन को भी मैं क्या कर लूंगा? मैं रिजॉल्व कर लूंगा। सो लेट्स रिजॉल्व दिस 20। ठीक है, मैं ये 20 उठा के यहाँ लेके जा रहा हूँ, एंड इफ आई रिजॉल्व दिस 20 आई विल गेट वन कंपोनेंट लाइक दिस, दैट इज 20 sin 30, and I will get another component like this which is going to be 20 cos 30.
ठीक है, एंड यू कैन सी द कॉस वन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू दी पिवट, सो वी विल नॉट टेक इट्स मोमेंट, यानी बस मेरे पास दो ही मुझे मोमेंट्स लेने होंगे, एक 20 sin 30 वाला और एक 5 न्यूटन वाला। ठीक है, अच्छा, और अब मुझे क्योंकि मुझे नेट मोमेंट निकालना है, तो जैसे मैंने ऊपर कन्वेंशन बनाई है मैं उसके हिसाब से कर लूंगा। देखो मैं कैसे करूंगा, देखो पहले 20 sin 30 की डायरेक्शन में निकलो, फिर पिवट के राउंड घूम जाओ। क्या बन रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बन रहा है, तो इसके ऊपर लेबल कर लो कि भाई ये वाला जो मोमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज। देन इसकी डायरेक्शन में निकलो और पिवट के राउंड घूम जाओ, तो क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है, तो इसके ऊपर मैंने लेबल कर लिया कि भाई ये मेरे पास जो है वो मेरा क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है। तो अब हम सबसे पहले क्या लेते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट लेते हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 30 सेंटीमीटर, सो 5 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻²। और क्योंकि मैंने कहा था मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लूंगा, तो मैंने इसके आगे एक पॉजिटिव साइन लगा लिया। ठीक है, दूसरा मोमेंट क्या हो जाएगा मेरा, दूसरा मोमेंट मेरा हो जाएगा ये वाला 20 sin 30 वाला। ठीक है जी, और इसका डिस्टेंस क्या है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, तो हम ले लेंगे 20 sin 30 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, एक सेकेंड, सही है। और ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज को मैंने नेगेटिव बोला था, तो मैं इसको क्या कर लूंगा, मैं इसको नेगेटिव में ले लूंगा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरा नेट मोमेंट आ जाएगा। सो 5 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻² एंड देन माइनस 20 sin 30 एंड देन इंटू 40 इंटू 10⁻⁻²। सो आई एम गेटिंग अ नेट मोमेंट ऑफ 2.5 न्यूटन मीटर, सॉरी एक सेकेंड, नेगेटिव 2.5 न्यूटन मीटर आ रहा है, नेगेटिव 2.5 न्यूटन मीटर। अब मोमेंट क्या है, मोमेंट असल में नेट मोमेंट 2.5 न्यूटन मीटर। नेगेटिव क्या बता रहे हैं, नेगेटिव आपको ये बता रहा है आपका मोमेंट किस डायरेक्शन में है, तो उसने आपको बता दिया आपका मोमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में है, तो यू कैन से वी हैव अ नेट मोमेंट ऑफ 2.5 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर क्या बोला हुआ है, टू व्हाट वैल्यू मस्ट द डिस्टेंस एक्स बी चेंज दैट द रॉड अचीव्स इक्विलिब्रियम। तो हमने जो है वो इस एक्स को चेंज करना है ताकि रॉड इक्विलिब्रियम अटेन करे। अच्छा, इक्विलिब्रियम की याद करना हमेशा दो कंडीशंस होती हैं, तो आपने दोनों कंडीशंस को चेक करना है। सबसे पहले मैं ये चेक कर रहा हूँ मैं नेट फोर्स इक्वल टू जीरो हो रही है कि मेरी, या फिर नहीं हो रही। नेट फोर्स इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया कि नेट फोर्स इन दी एक्स डायरेक्शन भी जीरो होनी चाहिए और नेट फोर्स इन दी वाई डायरेक्शन भी जीरो होनी चाहिए। सो लेट्स सी, देखो एक्स डायरेक्शन में मेरे पास दो ही फोर्सेस हैं, एक है 20 cos 30 और एक है 17.32 है। देख लेते हैं क्या 20 cos 30 इक्वल टू 17.32 है। लेट्स सी 20 cos 30 डाल के देखते हैं कैलकुलेटर, 20 cos 30 बिल्कुल ठीक है जी। सो दिस इज इक्वल 20 cos 30 इज कमिंग आउट टू बी 17.32 न्यूटन्स। दूसरा क्या है, हमारी वर्टिकल फोर्सेस तमाम जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। सो अब ये देख लेते हैं, देखो 5 न्यूटन अपवर्ड है तो 5 न्यूटन अपवर्ड, फिर ये वाला 5 न्यूटन भी अपवर्ड है तो उसको भी 5 अपवर्ड ले लिया, फिर ये 20 sin 30 भी अपवर्ड है तो 20 sin 30 भी अपवर्ड ले लिया, और ये 20 न्यूटन डाउनवर्ड है तो ये मैंने इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस कर दिया। देख लेते हैं 5 + 5 + 20 sin 30, सॉरी ये मैंने इंटू लगा दिया, इंटू लगाना था, प्लस लगाना था। 5 इंटू 5 सॉरी 5 + 5 + 20 sin 30 इज इक्वल्स टू 20, तो 20 इक्वल टू 20 दोनों साइड पे बराबर आ रहा है, तो नेट फोर्स तो मेरी क्या है, मेरी जीरो ही है, यानी मेरी एक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज कंप्लीटली फुलफिल्ड। ठीक है, अब हम नेट मोमेंट को देखेंगे। देखो अब मुझे इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो मैं क्या कर लूंगा, अब मैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगा लूंगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ही कहता है कि भाई देखो आपके सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। मेरे क्लॉकवाइज मोमेंट कौन है, यही बना रहा है क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻²। अब इसको कोई साइन के साथ डालने की जरूरत नहीं क्योंकि हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स डाल रहे हैं। अब हम इक्वेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, वी डोंट नीड एनी साइंस, जैसे हम फोर्सेज में भी करते हैं ना, अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड या राइटवर्ड इक्वल टू लेफ्टवर्ड करते हुए हम साइन नहीं डालते, सिर्फ नेट फोर्स निकालते हुए डाल रहे होते हैं। तो सिमिलरली ओवर हियर आपने इधर भी जो है वो बस अब जो है वो क्योंकि आप इक्वेट करोगे तो आप बस ऐसे ही डाल दोगे विदाउट साइंस। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे पास हमारा 20 sin 30 बना रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम डिस्टेंस x को चेंज कर सकते हैं और हमें यही निकालना है कि हम डिस्टेंस x को चेंज करके क्या करें। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मुझे इस चीज़ को इस चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सो लेट्स डू दैट, 5 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 20 sin 30।
सो आई एम गेटिंग 0.15 मीटर और जो है वो 15 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यानी मुझे x को 40 सेंटीमीटर से चेंज करके मुझे क्या करना पड़ेगा, 15 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, यानी फोर्स को करीब लाना पड़ेगा ताकि उसका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट डिक्रीज कर जाए और वो क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर हो जाए। ठीक है, सो दिस इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द मोमेंट्स। आगे और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा, अब इधर एक टर्मिनोलॉजी दे दी है, ये है कि भाई यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्योमेट्रिक सेंटर से एक्ट कर रही है, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी जो है वो अननोन है। ठीक है, सो हम यूनिफॉर्म जब भी लिखा हो क्वेश्चन में, आपने क्या लेना, आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सपोज कर लेनी है अपनी वेट ऑफ दैट थिंग। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी तो वेट होता ही होता है, सॉरी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्योमेट्रिक सेंटर, यानी बिल्कुल बीच में उस ऑब्जेक्ट के आप अज्यूम कर लेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, समझ में भी आ जाएगा। यूनिफॉर्म रॉड ए बी। यूनिफॉर्म रॉड ए बी का मतलब ये कि भाई देखो, ए बी ये है, इसके बिल्कुल सेंटर से इसका क्या कर रहा होगा, इसका वेट एक्ट कर रहा होगा, यानी ये जो वेट दिया हुआ है आपको 8.5 न्यूटन का, ये इसके बिल्कुल सेंटर से एक्ट कर रहा होगा। सो मुझे पक्का पक्का पता है कि इधर इस एंड से ये डिस्टेंस कितना होगा, 1.2 का हाफ होगा, यानी 0.6 मीटर होगा। ठीक है, 1.2 मीटर जो टोटल लेंथ है उसका हाफ होगा लाजिमन। A uniform rod is attached to a vertical wall at A. ठीक है, तो attached to a vertical wall at A. The rod is held horizontally. Held horizontally यानी इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम में है ये रॉड। By a string attached at B to point C as shown in figure 3.1. तो जैसे आपको डायग्राम दिखाई हुई है वैसे ही आपको यहाँ पे जो है वो चीज़ें दी हुई है। ठीक है, अच्छा, ये टेंशन यहाँ पे दी हुई है 30 न्यूटन, वो हल्का सा ऊपर हो गया था तो इसको 30 न्यूटन इज गिवन एज अ टेंशन। ठीक है, अब आपसे बोल रहे हैं भाई देखो, हमने आपको सब कुछ मार्क करके दे दिया, आप हमें कैलकुलेट मास एम करके दो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर फोर्सेस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। वो कहेंगे डाउनवर्ड फोर्सेस, ये जो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं वो इस अपवर्ड फोर्स के बराबर होगा, और गलत करके आ जाएंगे सवाल। क्यों होगा वो गलत? गलत इसलिए होगा बिकॉज आपको जो है वो ये नहीं पता कॉन्टैक्ट पॉइंट पे कौन कौन सी फोर्स, और हम सबको पता है कॉन्टैक्ट पॉइंट पे लाजिमन फोर्सेस होती है। यहाँ पे लाजिमन कोई ना कोई नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगी, एंड पॉसिबली देयर माइट ऑल्सो बी सम फ्रिक्शन, देयर विल बी सम जो है वो क्या कहते हैं आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस। So what is the problem? The problem is that there are unknown forces at A. So therefore the best technique is to take the pivot at A and then solve for moments, ताकि ये जो भी unknown forces हैं A पे, ये पिवट में से गुजर जाए, इनका मोमेंट जीरो हो जाए, तो मैं फिर जो है वो कैलकुलेट इनको विदाउट नोइंग दीज फोर्सेज जो है वो अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता। राइट, सो लेट्स डू द क्वेश्चन नाउ विद दिस न्यू लेवल ऑफ थिंकिंग। तो हमारे पास जो है वो मास m है, इसका ऑब्वियसली वेट w होगा। ये कैसा मोमेंट बना रहा है, देखो ये क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है, सो इसको हम लेवल कर लेते हैं, दिस इज क्लॉकवाइज। देन ये 8.5 न्यूटन भी, ये भी क्लॉकवाइज बना रहा है, तो इसको भी लेवल कर लेते हैं, ये भी क्लॉकवाइज है। और टेंशन को रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, टेंशन का एक कंपोनेंट आ जाएगा 30 sin 50 और दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा 30 cos 50। ठीक है, 30 cos 50 पिवट में से गुजर रहा है, तो मैं उसका मोमेंट नहीं लूंगा। ठीक है, एक काम मैं ये कर लेता हूँ, मैं इसको इधर लेबल कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत गंदगी हो रही है। तो 30 cos 50 वो पिवट में से पास थ्रू कर रहा है, तो मैं इसका भी मोमेंट नहीं लूंगा, यानी मुझे सिर्फ 30 sin 50 का लेना होगा। और 30 sin 50 कैसा मोमेंट बना रहा है, इट इज़ मेकिंग एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो हम इसके ऊपर लिख लेते हैं कि भाई ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। So if this rod is in equilibrium, that means that the principle of moments can be applied, that the sum of clockwise moments must be equal to the sum of anti-clockwise moments. ठीक है, तो sum of clockwise moments क्या है, हमारे पास 8.5 न्यूटन की फोर्स है जो 0.6 मीटर की डिस्टेंस पे एक्ट कर रही है फ्रॉम द पिवट। सो 8.5 into 0.6, then we have a mass having a w। ठीक है, नहीं मास m है, वो कॉज कर रहा है वेट w, और वो कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2। सो मास m इंटू जी, इससे मुझे इसका वेट मिल जाएगा, और इसका डिस्टेंस क्या है पिवट से, 1.2 मीटर है, तो ये भी मेरा क्लॉकवाइज मोमेंट आ गया। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, ये है 30 sin 50 है। ठीक है, 30 sin 50, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है पिवट से, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 1.2 मीटर है। सो इसको भी मैं 1.2 से क्या कर लूँगा, मल्टीप्लाई कर लूँगा। राइट, अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, इस जी को जो है वो बजाय जी लिखने के, लेट्स राइट इट एज 9.81। ठीक है, ताकि एक दफ़ा सारी कैलकुलेशन जाए। सो 9.81, एंड नाउ जो है वो लेट्स कैलकुलेट। तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, मेरे पास आ जाएगी 30 sin 50 इंटू 1.2। ठीक है जी, फिर मैं ये चीज़ उधर जाके सब्ट्रैक्शन में भेज रहा हूँ। सो -8.5 इंटू 0.6,
तो ये आ गया और फिर मैं इन दोनों चीज़ों से डिवाइड कर रहा हूँ, मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको तोड़ तोड़ के आराम से जो है वो वर्किंग को कर सकते हो, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स। तो मेरे पास m की वैल्यू आ रही है 1.9 kg, ठीक है। आई एम गेटिंग मास एज 1.9 kg, सही है। ये हमारे पास मास m का आंसर है। अब ये बोला हुआ है आपको कि गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट ए। तो अब आपने क्या करना है, ये बताना है ए पे जो है वो वर्टिकल फोर्सेस कैसी हैं और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैसी। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, आसान काम कर लेते हैं। देखो पूरे केस सिनेरियो में सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है 30 cos 50। अगर रॉड इक्विलिब्रियम में है तो ये लेफ्टवर्ड जो 30 cos 50 है, दिस मस्ट बी गेटिंग कैंसल्ड आउट बाय सम राइटवर्ड 30 cos 50, राइट। एक काम ही कर रहा हूँ, इस 0.6 को हटा के ऊपर लिख रहा हूँ। सो देर मस्ट बी सम राइटवर्ड 30 cos 50 ओवर ईयर, वरना ये कैंसल आउट नहीं हो सकता है लेफ्टवर्ड वाला 30 cos 50। तो हमें ये पता लग गया कि ए पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स एट ए विल इक्वल टू 30 cos 50, और क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन इसकी राइटवर्ड हो जाएगी। सो 30 cos 50 राइटवर्ड्स। So let's do that, 30 cos 50 and then that is coming out to be, इसको 2 सिग्निफिकेंट दे देते हैं ना, या लेट्स गिव इट 2 सिग्निफिकेंट। तो मैं इसको जो हूँ कह रहा हूँ 19 न्यूटन राइटवर्ड्स। एंड बाकी वर्टिकल फोर्स कैसे निकलेगी, अब वर्टिकल फोर्स के लिए थोड़ी सी आपको 2-3 ज़्यादा फोर्सेस लेनी पड़ेंगी, लेकिन वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो भाई, अगर रॉड इक्विलिब्रियम में है तो डाउनवर्ड फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू दी अपवर्ड फोर्सेस, राइट। सो लेट्स डू दैट। तो मैं कह रहा हूँ मेरी डाउनवर्ड फोर्स 8.5 न्यूटन है, 8.5, ठीक है जी। मेरी दूसरी डाउनवर्ड फोर्स ये W है, W क्या आ गया, W आ गया 1.9 इंटू 9.81, है ना, ये वाला पार्ट 1.9 इंटू 9.81। सो 1.9 इंटू 9.81, ये दोनों मेरी डाउनवर्ड फोर्सेस आ गई। मेरी अपवर्ड फोर्स क्या है, 30 sin 50 है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इन दोनों में से बड़ी कौन सी है। सो 30 sin 50, अच्छा, इक्वल टू 30 sin 50 कर लेते हैं, सही है। तो अब ये देखो 8.5 प्लस 1.9 इंटू 9.81 क्या आ रहा है, ये वाली साइड आ रही है 27.139 और राइट वाली साइड क्या आ रही है, 30 sin 50 आ रही है, सही है। तो ये आ रही है 22.981। तो आपको नजर आ रहे हैं दोनों के बीच में डिसबैलेंस है, ये दोनों बैलेंस नहीं कर रही एक दूसरे को। ये वाली डाउनवर्ड फोर्स और ये वाली डाउनवर्ड फोर्स मिला के अपवर्ड फोर्स के बराबर नहीं। कौन सी फोर्स कम है, आपकी अपवर्ड फोर्स कम है ना। योर अपवर्ड फोर्स इज लेस, सो बेसिकली आपकी जो होगी क्या हो जाएगी, हम ये लिख लेते हैं वो निकालने के लिए भाई, जो आपको बकाया अपवर्ड फोर्स चाहिए है वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन चाहिए होगा ऑब्वियसली। इतनी है आपकी डाउनवर्ड फोर्सेस, इतनी है आपकी अपवर्ड फोर्सेस, आपको इतनी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जितनी मजीद एक अपवर्ड फोर्स चाहिए होगी। सो 27.139 माइनस 22.981, तो मेरे पास आ गया 4.2 न्यूटन्स मुझे जो है वो अपवर्ड्स चाहिए होगी एक फोर्स, ठीक है। जाहिर बात है, यू कैन सी दैट द अपवर्ड फोर्स इज लेस, सो देयरफॉर यू नीड 4.2 न्यूटन अपवर्ड टू बी एडेड इनटू दिस फोर्स, सो दैट बिकम्स इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्सेस, दैट इज 27.139, ठीक है। तो ये भी हमने क्वेश्चन क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है और वो है टॉर्क का। टॉर्क क्या है, टॉर्क इज बेसिकली द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ कपल, ठीक है। और इसको देते कैसे हैं, वी गिव इट बाय द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस इन द कपल इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द कपल। जैसे क्या मतलब है, देखो कपल हम ऐसी फोर्सेस को कहते हैं जो सबसे पहले इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, दे मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देन दे मस्ट बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड दे मस्ट हैव अ डिस्टेंस दैट इज सेपरेटिंग देम। और ये देखो, आप दोनों फोर्स को देखो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। कपल को आइडेंटिफाई करने का तरीका यही होता है, दो फोर्सेस होंगी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन और कुछ डिस्टेंस से क्या होंगी, सेपरेटेड हो। तो आप टॉर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट बाय टेकिंग वन ऑफ द फोर्सेस इन द कपल, ठीक है। तो मैंने एक फोर्स ले ली और इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसमें कोई पिवट शिविट की भी जरूरत नहीं होती, यू जस्ट नीड टू टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी टॉर्क आ जाएगी। दूसरी बात, टॉर्क बेसिकली मोमेंट ही होता है, बस मेथड ऑफ कैलकुलेशन डिफरेंट है, लेकिन टॉर्क होता है मोमेंट ही है। तो आप इसको मोमेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे, ये भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा, और सारी चीज़ें जैसे हमने मोमेंट के ऊपर कैलकुलेशन देखा वैसे ही टॉर्क को भी इसी तरह ही लेते हैं हम। तो क्या मतलब है इस बात का, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इसमें हमें बोला हुआ है कैलकुलेट द नेट मोमेंट।
अब आप क्या देख सकते हो, आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास ये दो न्यूटन की फोर्सेज हैं, ये दोनों एक टॉर्क बना रही है ना। और दूसरा आप ये भी देख सकते हो ये जो 5 न्यूटन की फोर्सेज हैं ये भी क्या कर रही हैं, ये भी एक टॉर्क बना रही है, राइट। एंड देयर इज अ सेपरेट फोर्स 10 न्यूटन की, ये एक मोमेंट बना रही होगी, क्योंकि इसके अलावा इसके साथ इसकी कोई और फोर्स मौजूद नहीं है, तो फिर हम इसको मोमेंट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। नेट मोमेंट का निकालने का तरीका क्या था, मैंने आपको बोलता आप एक डायरेक्शन को क्लॉकवाइज सपोज कर लो और दूसरी डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज सपोज कर लो, ठीक है। यानी प्लस को क्लॉकवाइज और माइनस को एंटी क्लॉकवाइज आपने सपोर्ट कर लिया। फिर जो है वो आपने क्या कर लिया, आपने जो है टॉर्क्स निकाल, देखो ये 2 न्यूटन वाली फोर्स है, मैं अगर इस तरह घूमूंगा तो ये कैसे घूम रहा हूं, मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूँ, ठीक है। टॉर्क का निकालने का तरीका क्या है, यहाँ से निकलो दूसरी फोर्स के साथ ट्रेस अलोंग करो तो आपको पता लगेगा आपकी डायरेक्शन क्या है। सो यू आर बेसिकली रोटेटिंग इन अ एंटी क्लॉकवाइज वे, ठीक है। तो ये जो 2 न्यूटन वाली टॉर्क है ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखो ये मैं इस तरह से निकलूंगा और नीचे वाली मुझे यूं घुमा रही है, तो अब मैं अगर 5 न्यूटन वाली को देखूं तो मैं जो हूं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं, तो ये क्लॉकवाइज हो गई। और 10 न्यूटन वाली कैसी हो जाएगी, 10 न्यूटन वाली जो है वो, अच्छा मैं सेंटर ले लेता हूँ पिवट को, ठीक है। आई विल टेक द पिवट एट द सेंटर, ठीक है। सो ये जो मेरी 10 न्यूटन वाली फोर्स है ये कैसे घूम के हो जाएगी, ये घूम के जो है वो ये भी मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो नेट मोमेंट विल इक्वल टू, सबसे पहले ये 2 न्यूटन वाली फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज हैं, सो मैं वन ऑफ द फोर्सेस इन द कपल ले लूंगा, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा एंड देन ये मजीद 10 सेंटीमीटर होगा, तो 20 सेंटीमीटर का इन दोनों के बीच में क्या कर रहा होगा, डिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। इसको ग्रीन से मार्क कर लेते हैं कि दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज बेसिकली 20 सेंटीमीटर्स, सही। और पिवट को थोड़ा सा नुमाया कर लेते हैं कि भाई पिवट मैंने ये लिया हुआ। अब देखो जो मेरी 55 न्यूटन वाली फोर्सेज हैं वो देखो उनके बीच में भी जो है वो यही परपेंडिकुलर, मतलब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसी के थ्रू निकाल सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास अगर रेडियस 30 सेंटीमीटर है तो 30 + 30 ये 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, सही है। एंड देन फाइनली इस 10 न्यूटन वाली फोर्स का क्या होगा डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, इस 10 न्यूटन वाली फोर्स का डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट 30 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है, सिर्फ रेडियस ही होगा। सो देयरफॉर जो है वो मेरे पास मेरा जो है वो, सबसे पहले हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कर रहे थे ना, so 2 Newton into perpendicular distance between the two forces, that will be 20 centimeter, so 2 into 20 into 10 to the power -2, एंटी क्लॉकवाइज को मैंने बोलता मैं नेगेटिव में लूंगा तो मैंने नेगेटिव में ले लिया, ठीक है। फिर मेरे पास मेरा क्लॉकवाइज मोमेंट आ जाएगा 5 न्यूटन वाले, ठीक है, तो मैं इसको पॉजिटिव में ले लूंगा अकॉर्डिंग टू माई कन्वेंशन। सो क्या ले लिया मैंने ले लिया 5 इंटू, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है 60 इंटू 10 to the power -2, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरे पास मेरा क्लॉकवाइज मोमेंट आ गया, ठीक है। एंड देन फाइनली जो मेरा आखिरी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, ठीक है, 10 न्यूटन वाला, वो मैं कैसे ले लूंगा, वो मैं ले लूंगा एंटी क्लॉकवाइज है ना वो भी, तो इसको भी नेगेटिव में ले लेंगे और 10 इंटू 30 इंटू 10 to the power -2 कर, ठीक है। वंस अगेन चेक कर लेते हैं, देखो हमने क्या किया, हमने ये 2 न्यूटन वाली फोर्स ली, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो ये कर लिया, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रही हैं, तो मैंने इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिया। फिर 5 न्यूटन वाली ये क्लॉकवाइज मोमेंट बना रही है तो पॉजिटिव साइन लगा दिया। इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 30 + 30 60 हो गया, बिल्कुल सही है। और जो है वो फाइनली ये 10 न्यूटन वाली फोर्स है और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इज 30 सेंटीमीटर और ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, सो 10 इंटू 30 इंटू 10⁻², और नेगेटिव में ले लिया फॉर एंटी क्लॉकवाइज। सो नाउ यू कैन कैलकुलेट द नेट मोमेंट। सो नेट मोमेंट क्या आ रहा है, लेट्स सी, -2 इंटू 20 इंटू 10 पावर -2 प्लस 5 इंटू 60 इंटू 10 पावर -2 and then -10 into 30 into 10 power -2. So I am getting a net moment of -0.4 Newton meters. So that means I have a 0.4 Newton meter torque या moment anti-clockwise, ठीक है, according to my convention, because negative is anti-clockwise, ठीक है। तो ये क्या कर लिया आपने, इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया है आसानी के साथ। एंड दैट्स इट फॉर मोमेंट्स एंड टॉर्क, देयर इज नथिंग एल्स टू डिस्कस। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम्स एंड योर प्रिपरेशन, एंड आई विल इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।